सभी को नमस्कार। मैं विमल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा का टॉपिक है चेक एंड बैलेंस सिस्टम इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अमेरिका के संविधान में नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत। ये टॉपिक बीए फर्स्ट ईयर में पुस्तक चलती है राजनीति विज्ञान के मूल आधार, फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, उसके सिलेबस का हिस्सा है। इसके अलावा एमए में एक पुस्तक चलती है एमए प्रीवियस में, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। तो ये एमए प्रीवियस और बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए काम का है। इसके अलावा कई बार जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे पॉलिटिकल साइंस से, उनके लिए भी उपयोगी है, क्योंकि उसमें कई बार चेक एंड बैलेंस को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत जो है आदर्श रूप में से किस देश के संविधान में पाया जाता है। तो अमेरिका के संविधान में पाया जाता है। तो आइए बात करते हैं चेक एंड बैलेंस सिस्टम के बारे में। दरअसल अमेरिका के संविधान में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत अपनाया गया था, और वो मॉन्टेस्क्यू की प्रेरणा से, जो फ्रांसीसी विद्वान है मॉन्टेस्क्यू, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1748 में, द स्पिरिट ऑफ लॉज। उस द स्पिरिट ऑफ लॉज में उन्होंने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत दिया था कि भाई सरकार के जो 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इन तीनों अंगों की शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति या संस्था में निहित नहीं होनी चाहिए, बल्कि अलग अलग जो है व्यक्तियों के हाथों में ये शक्तियाँ रहनी चाहिए, और वो एक दूसरे के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप ना करें। फिर भी संविधान निर्माता ये जानते थे कि सरकार के एक अंग पर दूसरे अंग का थोड़ा सा भी नियंत्रण स्थापित न किया गया तो संभव है कि सरकार का कोई अंग अपने क्षेत्र में निरंकुश हो जाए और उसमें कोई पारस्परिक सहयोग न रहे। तो नियंत्रण और संतुलन की भावना ये थी कि भाई सरकार के तीनों अंग अपना अपना कार्य करें, अलग अलग क्षेत्र में कार्य करें। लेकिन उनके दिमाग में ये बात थी कि अगर सबको अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने के लिए मुक्त हस्त दे दिया, फ्री हैंड दे दिया, तो फिर वो निरंकुश भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा एक दूसरे को नियंत्रित भी इस कदर करें कि वो निरंकुश ना बन पाए। मेडिसिन शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के प्रमुख समर्थक थे, और उनका जो समाचार पत्र था जिसका नाम था फेडरलिस्ट, उसमें लिखा है कि शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का मतलब ये नहीं है कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का एक दूसरे से कोई संबंध ही ना रहे। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक ये तीनों अंग एक दूसरे से संबंध नहीं किए जाएंगे और इस तरह से नहीं मिला दिए जाएंगे कि एक का नियंत्रण दूसरे पर स्थापित हो जाए, तब तक स्वतंत्र सरकार की स्थापना कदापि नहीं हो सकती। यानी सरकार के जो अंग हैं वो तीनों अंग ही परस्पर एक दूसरे को नियंत्रित करें। कोई भी अंग इतना शक्तिशाली नहीं हो कि दूसरे सारे अंगों पर वर्चस्व स्थापित कर ले, बल्कि चेक एंड बैलेंस सिस्टम के अंतर्गत सरकार के तीनों अंग परस्पर एक दूसरे को इस प्रकार से नियंत्रित व संतुलित करते हैं कि कोई भी अंग पूर्णतः निरंकुश होकर शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकता। संविधान निर्माताओं ने यह तर्क भी दिया कि सरकार के एक अंग के पास असीमित शक्तियाँ यदि हो जाएंगी तो अत्याचार बढ़ेगा, इसलिए किसी भी अंग द्वारा शक्ति का दुरुपयोग न हो, इसके लिए एक जरूरी है कि एक अंग की शक्ति को दूसरा अंग नियंत्रित करे। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के साथ साथ नियंत्रण और संतुलन की पत्ती को भी जोड़ दिया। अब ये जो अमेरिका का संविधान है, इसमें अपन बात करते हैं तो ये सरकार के तीनों अंग बताए हैं। वहाँ की जो व्यवस्थापिका है उसे कांग्रेस कहते हैं, और न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय है, वहाँ पे फेडरल संघीय न्यायालय बोला जाता है, और कार्यपालिका का सर्वे सर्वा वहाँ राष्ट्रपति होता है। अब ये तीनों एक दूसरे को कैसे संबंधित है कि अमेरिकी संविधान में जो कांग्रेस की शक्तियाँ हैं वो है ही व्यवस्थापन के मामलों में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की पुष्टि सीनेट करती है, राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। यानी देखो आप न्यायपालिका के मामले में कि राष्ट्रपति तो न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा और नियुक्तियों की पुष्टि कौन करेगी? सीनेट। तो ये तीनों अंग जुड़ गए एक दूसरे पे। कांग्रेस राष्ट्रपति पर कैसे नियंत्रण करती है? कांग्रेस चाहे तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाल अभियोग ला सकती है। राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों की पुष्टि सीनेट द्वारा किया जाना आवश्यक है। जितने भी राष्ट्रपति द्वारा संधि समझौते किए जाते हैं उनकी पुष्टि कांग्रेस द्वारा सीनेट द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति युद्ध या संधि की घोषणा करता है तो उसकी भी कांग्रेस द्वारा पुष्टि की जाती है। कांग्रेस के दो सदन हैं, सीनेट और प्रतिनिधि सभा, वो राष्ट्रपति के द्वारा जो बजट पारित किया जाता है उसको स्वीकृति प्रदान करने का कार्य करती हैं। कांग्रेस न्यायालय को भी नियंत्रित करती है। इस चैप्टर में बताया गया है कि वो न्यायाधीशों की संख्या तय करती है, न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग भी ला सकती है, न्यायाधीशों की नियुक्ति की पुष्टि भी कांग्रेस के द्वारा की जाती है, और जो नीचे के जो संघीय न्यायालय होते हैं उनका गठन भी इसके द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय दोनों अंगों को कैसे नियंत्रित करता है?
कि कांग्रेस के द्वारा जितने भी कानून बनाए जाते हैं उनकी वो संवैधानिक है या नहीं, इसकी व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय करता है, यानी कांग्रेस को नियंत्रित करता है। इस तरह से राष्ट्रपति के जो कार्य होते हैं वो वैध हैं या अवैध, इसकी जांच कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के किसी आदेश या कांग्रेस के किसी कानून की पुनरावलोकन करके ये बता सकता है ये सही है या गलत। तो ये भी इस प्रकार नियंत्रित करता है। राष्ट्रपति कैसे नियंत्रित करता है कांग्रेस को? कांग्रेस को राष्ट्रपति इस प्रकार नियंत्रित करता है कि कांग्रेस के द्वारा पारित विधेयकों पर वह वीटो कर सकता है, वह कांग्रेस के दोनों सदनों को संदेश भेज सकता है, कांग्रेस के दोनों सदनों के विशेष अधिवेशन बुला सकता है। न्यायालय को कैसे नियंत्रित करता है राष्ट्रपति? न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करता है, और जो संघीय अपराध होते हैं उनको समाधान करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। तो ये नियंत्रण और संतुलन की शक्तियाँ हैं। तो एक एक करके इसको देखते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की शक्ति को नियंत्रित करने की क्या व्यवस्था है। कांग्रेस को दरअसल व्यवस्थापन के क्षेत्र में सर्वोच्च शक्ति दी है। व्यवस्थापन का मतलब होता है किसी भी कानून को बनाना, कानून निर्माण के क्षेत्र में कांग्रेस सर्वोच्च है। किंतु राष्ट्रपति और न्यायालय द्वारा अवरोधक की व्यवस्था भी कर दी गई है। कैसे? कांग्रेस द्वारा पारित सभी विधेयकों के लिए आवश्यक है कि कानून बनने से पहले उन्हें राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो, यानी कोई भी विधेयक कानून तभी बन सकता है जो राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति दे दे। और विधेयकों की स्वीकृति के संबंध में राष्ट्रपति के पास दो प्रकार की वीटो पावर है। एक तो है स्टैच्यूटरी वीटो, वैधानिक वीटो, दूसरा है कन्वेंशनल वीटो, परंपरागत वीटो। वैधानिक वीटो दरअसल एक निलंबन का निषेधाधिकार है, कि निलंबन की वीटो पावर है। इसके तहत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो चाहे तो किसी भी विधेयक को अस्वीकृत कर दे। परंतु कांग्रेस को भी एक अधिकार है कि मान लो किसी विधेयक पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, अस्वीकृत कर दिया, और कांग्रेस उस विधेयक को पुनः पारित कर देती है, और वो पुनः अगर 2/3 बहुमत से पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को उसकी स्वीकृति देनी पड़ती है। यानी राष्ट्रपति एक बार किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है या अस्वीकृत कर सकता है। लेकिन अस्वीकृत किए गए विधेयक को या पुनर्विचार के लिए लौटाए गए विधेयक को यदि कांग्रेस 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी पड़ेगी। राष्ट्रपति के पास एक दूसरा ट्रेडिशनल वीटो पावर भी है, जिसे पॉकेट वीटो कहते हैं। इसका प्रयोग कांग्रेस के अधिवेशन के अंतिम 10 दिनों में ही कर सकता है, यानी कांग्रेस अधिवेशन के 10 दिन बचे हों उस दौरान इसका प्रयोग कर सकता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को न तो स्वीकृत करता है, न अस्वीकृत करता है, न पुनर्विचार के लिए लौटाता है। यानी अपनी जेब में डालो और भूल जाओ, न तो हाँ का जवाब देता है, न ना का जवाब देता है, न कांग्रेस को विधेयक वापस लौटाता है, तो उस विधेयक का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसको बोलते हैं पॉकेट वीटो सिस्टम। राष्ट्रपति को नियंत्रित करने की क्या व्यवस्था है? संविधान द्वारा राष्ट्रपति को कार्यपालक शक्तियाँ दी गई हैं। वह युद्ध और शांति की घोषणा करता है, परंतु युद्ध और शांति की घोषणा की स्वीकृति बाद में किससे मिलनी आवश्यक है? कांग्रेस द्वारा उस घोषणा को पारित किया जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति कांग्रेस की अनुमति के बिना जनता पे कोई टैक्स नहीं लगा सकता। बजट है वो भी स्वीकृत कराने के लिए कांग्रेस से अनुमति लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति सीनेट की स्वीकृति के बिना नियुक्तियां नहीं कर सकता, यानी जो सीनेट जो है उसके बिना कोई नियुक्ति नहीं कर सकता। राष्ट्रपति ने किसी को भी नियुक्त किया है तो उन नियुक्तियों पर सीनेट की स्वीकृति जरूरी है। और पहला महायुद्ध की जब समाप्त हो गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 के, उसके बाद में अमेरिका के जो राष्ट्रपति विल्सन थे उन्होंने बड़े मेहनत करके वर्साय की संधि का प्रारूप तैयार किया और राष्ट्रसंघ स्थापित किया। लेकिन अमेरिका की सीनेट ने तो वर्साय की संधि को स्वीकृति दी और न ही राष्ट्रसंघ के सदस्य बनने को अनुमति दी। इसके कारण अमेरिका राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बना। तो कहने का मतलब एक दूसरे को नियंत्रित ये इस प्रकार से करते हैं कोई अंग तानाशाह न बन सके। इसके अलावा कांग्रेस राष्ट्रपति को देशद्रोह, रिश्वत, संविधान का उल्लंघन करने या फिर कोई अन्य गंभीर अपराध यदि उसके द्वारा किया जाता है तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसे हटा सकती है। यानी राष्ट्रपति को कांग्रेस महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटा भी सकती है, यदि महाभियोग प्रस्ताव पारित करने की प्रक्रिया बड़ी जटिल है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति पर किसका नियंत्रण रहता है? कांग्रेस का नियंत्रण रहता है। सर्वोच्च न्यायालय भी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के द्वारा राष्ट्रपति की शक्तियों को नियंत्रित करता है। यदि मान लो राष्ट्रपति कोई ऐसा कार्य करता है जो संविधान के खिलाफ है तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को उस आदेश को राष्ट्रपति के रद्द कर सकता है, अवैध घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है? अमेरिका के संविधान में न्यायपालिका का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, तीसरा अंग है शासन का। और सर्वोच्च न्यायालय जो है राष्ट्रपति और कांग्रेस के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। यानी राष्ट्रपति और कांग्रेस ने कोई जो कानून बनाया उसको सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित कर सकता है। कब कर सकता है? जब वो संविधान के खिलाफ हो, अमेरिका के संविधान के खिलाफ हो। परंतु कांग्रेस और राष्ट्रपति भी न्यायालय को कई तरीके से नियंत्रित करते हैं। कैसे?
जैसे कांग्रेस कानून बना के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या घटाया बढ़ा सकती है। कांग्रेस न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव ला के हटा भी सकती है। कांग्रेस न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों को भी कानून के द्वारा घटाया बढ़ा सकती है। और इसके अलावा वह संघीय न्यायालय जो होते हैं, फेडरल कोर्ट्स होते हैं, उनके क्षेत्राधिकार को भी सीमित कर सकती है। और मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय कोई अनुचित निर्णय देता है तो कांग्रेस संविधान में संशोधन करके उसे सही घोषित कर सकती है और लागू कर सकती है। इसके अलावा राष्ट्रपति को यह भी अधिकार प्राप्त है कि न्यायपालिका मान लो किसी व्यक्ति को क्षमा कर देती है, न्यायपालिका किसी व्यक्ति को दंडित कर देती है, तो राष्ट्रपति चाहे तो उस व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है, उसका दंड कम कर सकता है या उसके दंड को स्थगित कर सकता है। तो यानी तीनों अंग परस्पर एक दूसरे को इस प्रकार नियंत्रित और संतुलित करते हैं कि कोई भी अंग तानाशाह ना बन सके और शक्तियों का दुरुपयोग ना कर सके। इसे ही नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत कहा जाता है। हरमन फाइनर ने कहा है कि संविधान निर्माताओं के संविधान संबंधी सभी प्रयोजन पूर्ण हुए हों ऐसी बात नहीं है, किंतु शक्ति पृथक्करण को क्रियान्वित करने में उन्हें पूरी तरह सफलता मिली है। चार्ल्स जे बियर्ड ने भी कहा है, चाहे शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत में कुछ भी कमियां हो, फिर भी यह सिद्धांत अमेरिका की शासन व्यवस्था की प्रधान सिद्धांत है और ये तथ्य अमेरिकी शासन और राजनीति के स्पष्ट व्यवहार में बार बार प्रकट हो चुका है। तो बच्चों, आपको छोटा क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत और नियंत्रण और संतुलन सिद्धांत का आदर्श देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। किस संविधान में सबसे पहले जगह दी गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में पहले जगह दी गई थी। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का जनक कौन है? मॉन्टेस्क्यू है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए कौन सी व्यवस्था आई? नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था आई। नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था क्या है कि सरकार के जो तीनों अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, वो तीनों अंग अपने अपने क्षेत्र में शक्तियों का उपयोग करते हुए भी एक दूसरे को इस प्रकार नियंत्रित और संतुलित करते हैं कि कोई भी अंग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना कर सके। उसे शक्ति पृथक्करण कहा जाता है। कैसे नियंत्रित करते हैं इसकी बात अपन वीडियो में कर चुके हैं। तो ये अपना टॉपिक जो है पूरा हो गया है। तो आपको अच्छे से याद करना है नियंत्रण और संतुलन का अर्थ क्या है, अमेरिकी संविधान में नियंत्रण और संतुलन की क्या व्यवस्था है, किस तरीके से कार्य करती है। ये क्वेश्चन लघुत्रात्मक प्रश्न भी आ जाता है और बड़ा प्रश्न भी आता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने ध्यान से इस वीडियो को सुना। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि इस कोरोना महामारी में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। कोई दिक्कत हो तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या कॉलेज के जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उसमें आप अपनी समस्या साझा कर सकते हैं। उसका उचित समाधान करने का प्रयत्न मेरे द्वारा किया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।